गॉल ब्लैडर कैंसर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट में देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमें कैंसर देखने को मिलता है वो कोलोन कैंसर। 30 to 40% पेशेंट्स रेक्टल कैंसर के शुरू में पाइल्स करके ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो। जो लिवर में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वो दूसरी जगह से फैल कर आता है। अल्कोहल फैट इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल। फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर। कोलोन कैंसर के जो कॉमन सिम्टम्स है वो है जैसे लैट्रिन में खून आना। जहाँ से गंगा गुजर रही है उसके आसपास के जितने क्षेत्र है उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर सबसे ज्यादा होता है, बहुत कॉमन। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है? मोटापा बढ़ता है, गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जॉन्डिस यूजली जो देखा जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर में वो एडवांस 3rd या 4th स्टेज में देखा जाता है। पाइल्स का यूजली यंग पेशेंट्स में देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होना, ये सारी जो फीचर्स हैं ये रेक्टल कैंसर के काफी पेशेंट्स में कोलोनी कैंसर जेनेटिक होता है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उनको भी कैंसर होने के चांसेस थोड़े बढ़ते हैं। लीवर के कैंसर का इलाज मुमकिन है? जिन पेशेंट को अर्ली एज में कैंसर हो रहा है उनको जेनेटिक का चांस ज़्यादा है। कीमोथेरेपी से जो है कैंसर ठीक नहीं होता बल्कि और हालात बिगड़ जाते हैं। हर्बल रेमेडीज से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। सबसे डेंजर कैंसर ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? जब आप कैंसर के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही आता है कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो समझो कि उसका बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कैंसर कई तरीके के होते हैं। आपके लंग्स में कैंसर हो सकता है, आपके ब्रेन में कैंसर हो सकता है, आपकी हड्डियों में कैंसर हो सकता है, आपके पेट में भी कैंसर हो सकता है। आज के इस पॉडकास्ट के हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जो एक कैंसर सर्जन है, यानी जीआई ट्रैक कैंसर स्पेशलिस्ट है। यानी कि जो आपके पेट में, आपके लीवर में, आपकी पैनक्रियाज में, आपके इंटेस्टाइन में जो कैंसर होता है वो किस तरीके से होता है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, अक्सर हम क्या गलती कर जाते हैं अपने लाइफ स्टाइल में जिससे कि पेट का कैंसर डेवलप हो जाता है। और एक बात और, जो पाइल्स होती है, पाइल्स का कैंसर और कोलन का कैंसर जो है कभी कभी उसके सिम्टम्स इतने सेम हो जाते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उसे पहचानना मुश्किल कर जाते हैं और हो सकता है कि आप कैंसर का सही इलाज ना ले रहे हो। इसी पर बड़ी शिद्दत से चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी, जो कि एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर स्पेशलिस्ट है। और आज हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, आप इंजॉय ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू अंकुर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपकी प्रोफाइल को मैं पढ़ रहा था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कैंसर स्पेशलिस्ट, तो सबसे पहले तो ये मेरे को बोलने में भी थोड़ा सा ऊट पटाख लग रहा है, तो पहले अपनी इस चीज़ को थोड़ा समझाइए कि आप जो कैंसर की सर्जरी करते हैं उसमें कौन कौन से कैंसर आते हैं? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है जीआई ट्रैक्ट क्या होता है। लिवर तो सबने सुना होता है, हाँ लीवर, पर जीआई ट्रैक्ट के बारे में बहुत कम लोग डिटेल से जानते होंगे। और आप खुद हेल्थ पॉडकास्ट करते हैं, अगर आपको ही नहीं पता इसका मतलब पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं जीआई ट्रैक्ट को बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन करता हूँ। हमारे माउथ से लेकर और रेक्टम तक, मतलब खाना बाहर निकलते हैं तक जो खाने का रास्ता होता है उसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके। तो यानी खाने का जो मूवमेंट है, जैसे आपने खाना खाया वो माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ से वो फूड पाइप से फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम। तो ये पूरा जो ट्रैक्ट होता है खाने का, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, वो भी इसी का पार्ट है। इनफैक्ट स्प्लीन भी इसी का पार्ट है। okay. इन सारे एरिया में जो कैंसर अराइज होता है उसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैंसर बोलते हैं। ओके। तो मोस्टली फिलहाल इंडियंस में जो आप देखते हैं, जो जीआई ट्रैक में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है आजकल? अगर आप ओवरऑल इंसिडेंस देखेंगे तो 2 कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसमें थोड़ा रीजन का भी वेरिएशन है। जैसे आप देखेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर, तो गॉल ब्लैडर कैंसर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट इतना ज्यादा कॉमन है, वर्ल्ड में हाईएस्ट इंसिडेंस जो 2-3 कंट्रीज में से है उसमें इंडिया भी है गॉल ब्लैडर कैंसर अगर देखा जाए। और वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है, जिसको हम बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन, जहाँ जहाँ गंगा बहती है, एक्चुअली उस एरिया में सबसे ज्यादा कॉमन माना जाता है। जबकि उसका कोई रीजन नहीं पता है तो उसको गंगा से नहीं रिलेट कीजिएगा, बट इट इज कॉमन, इट इज वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। मतलब जहाँ से गंगा गुजर रही है उसके आसपास के जितने क्षेत्र है उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर सबसे ज्यादा होता है, बहुत कॉमन है। जब पर उसका कोई साइंटिफिक कारण कि उसमें कोई ऐसा केमिकल है या फूड में, या वो अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पर नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कॉमन है गॉल ब्लैडर कैंसर। और 2-3 और कंट्री, चिले, बोलीविया, पाकिस्तान, इनमें बहुत ज्यादा कॉमन है। और ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा कॉमन हमें कैंसर देखने को मिलता है वो कोलोन कैंसर है। कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा होता है जहाँ स्टूल स्टोर होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। और जो उसको हमारी लैटिंग को रोकने का काम करता है उसको एनल कैनाल बोलते हैं, जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ से स्टूल एग्जिट करता है। जी। तो ये दोनों कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है जीआई ट्रैक्ट में। ओके। जैसे आपने बोला अभी गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है कैसा है, थोड़ा इसके बारे में मतलब बताइए। सबसे पहले बताइए गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में करता क्या है?
डेफिनेटली अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी लोगों को लगता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन बीमारी है और उसके लिए कई बार गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। तो काफी पेशेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। तो गॉल ब्लैडर का जो मेन फंक्शन है बॉडी में बाइल स्टोरेज का है। लिवर एक पिगमेंट बनाता है, इसको बोलते हैं बाइल। बाइल का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो जो लिवर बाइल बनाता है वो इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है और जो थोड़ा सा एक्सेस बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो गॉल ब्लैडर वो बाइल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देता है ताकि वो फैट डाइजेशन में हेल्प करे। पर मेजोरिटी पार्ट है वो लिवर से ही आता है, इसलिए गॉल ब्लैडर निकालने से भी आपके डाइजेशन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो फंक्शन वाइज देखें तो कोई बहुत ज्यादा, अगर किसी पेशेंट को किसी कारण से गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है उसकी खाने पीने में या उसके कोई डाइजेस्टिव फंक्शन में बहुत चेंज नहीं आता है। पर अगर एक सिंगल फंक्शन देखेंगे गॉल ब्लैडर का, इट इज स्टोरेज ऑफ बाइल, बस और कुछ नहीं, और कोई वही मेन उसका फंक्शन होता है। और इसलिए आपने देखा होगा जब कोलेस्ट्रॉल कोई पेशेंट ज़्यादा खाता है, कोई ज़्यादा फैटी डाइट खाता है, ज़्यादा ओबीज होता है, तो कोलेस्ट्रॉल ही बाइल में, वो बाइल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उस बाइल में बढ़ जाती है और उसी कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाते हैं। अच्छा, उसी से वो स्टोन बन जाते हैं। तो उसका वो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म से उसका रिलेशन है स्टोन बनने का। दूसरा कारण होता है कि कोई अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, मैकेनिकली ब्लॉकेज हो जाए, उसके कारण भी स्टोन बन जाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि इसमें कैंसर कैसे होता है गॉल ब्लैडर में? कैंसर के कॉजेज तो बहुत डिफाइंड नहीं है, पर रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड। आज तक ऐसा एक पिन पॉइंट, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग के लिए, लंग कैंसर के लिए स्मोकिंग है, ऐसा गॉल ब्लैडर में एक पिन पॉइंट फैक्टर तो नहीं है, पर 4-5 मेजर फैक्टर्स हैं जो ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जिनका एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये फैक्टर्स होंगे तो कैंसर होने के चांस ज्यादा है। उसमें से एक सबसे बड़ा कैंसर है कारण है गॉल ब्लैडर स्टोन। क्योंकि जो जितने बड़े स्टोन और बहुत टाइम तक किस पेशेंट को अगर स्टोन है और मान लीजिए उसको पता है, कई बार स्टोन से कोई सिम्टम नहीं आता तो पेशेंट को तो पता ही नहीं चलता कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, और धीरे धीरे क्या है वो स्टोन धीरे धीरे गॉल ब्लैडर की वॉल में इन्फेक्शन करता रहता है। तो क्रॉनिक उसको बोलते हैं क्रॉनिक इरिटेशन। क्रॉनिक इरिटेशन लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है इन्फेक्शन कह लीजिए या वहाँ इंजरी होती रहती है क्रॉनिक। इनफैक्ट जैसे मान लीजिए ओरल कैंसर भी होता है तंबाकू खाने से, उसका भी यही मैकेनिज्म है। और तंबाकू से धीरे धीरे म्यूकोसल लाइनिंग होती है जो बहुत ही उस पर इरिटेशन होती रहती है, धीरे धीरे वहाँ इंजरी होती रहती है। हमारी बॉडी, आप सभी यहाँ एक छोटा सा हम ये समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर सेल क्या होता है? जी बताइए। कैंसर सेल वो होता है जिस सेल को, जैसे हमारी बॉडी का हर सेल रेप्लिकेट करता है ना, काफी सेल्स हैं बॉडी के जो हर कभी महीने में, कोई पूरे महीने में, जैसे हमारी स्किन के सेल्स हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, इंटेस्टाइन सेल्स इनफैक्ट हर 10-12 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो नए सेल बनते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं, पर उनको पता होता है कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कहाँ रुक जाना है। पर वो कैंसर सेल वो सेल हैं जिनकी वो ग्रोथ पोटेंशियल उनको इन्फिनाइट हो गई है, वो बस बढ़ते जाएंगे, उनको पता ही नहीं कब रुकना है। अच्छा, तभी वो बढ़ता जाता है। वो इतना बॉडी का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, बॉडी को पूरी बाकी बॉडी की सारे फंक्शन खराब कर देते हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन वो कैंसर सेल से ले लेते हैं। तो उसी तरह तो जो ये क्रॉनिक इरिटेशन से ग्रोथ साइकिल जो है सेल की वो डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ कैंसर बन जाता है। तो गॉल ब्लैडर में सबसे कॉमन कारण एक तो गॉल स्टोन मैंने आपको बताया। दूसरे जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं फीमेल सेक्स, फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर। फीमेल में ज्यादा देखा जाता है। ओबीज पेशेंट्स में, अगर ओबेसिटी है, जो पेशेंट की बीएमआई बहुत ज्यादा है, 35 से ऊपर है, उनमें ज्यादा देखा जाता है। बीएमआई मोर देन 30, जैसे जो मोटापा बढ़ता है गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। गॉल स्टोन्स हो गया, और 2-3 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं जिनके बारे में शायद यहाँ डिटेल में बताना, मतलब समझाना मुश्किल होगा, पर पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की कुछ एनोमलीज होती है, कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं जिनमें गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, अच्छा, पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है रीजन, कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, आप चिले में रह रहे हैं, आप बोलिविया में रह रहे हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है गॉल ब्लैडर कैंसर। नॉर्थ इंडिया के पीछे कोई साइंटिफिक ऐसा वही मैंने बताया, वो कारण कुछ नहीं, हमें नहीं पता है अभी तक ना डिटेल। अच्छा, फीमेल में क्यों होता है ज्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर? उसका एक प्रोबेबल मैकेनिज्म ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन में ज्यादा बनते हैं, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है फीमेल्स में, उसके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के कारण गॉल स्टोन ज्यादा बनते हैं। गॉल स्टोन्स भी फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। तो गॉल स्टोन कॉमन होते हैं, इसलिए फिर वो ऐसा माना जा सकता है कि उसी कारण उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर भी ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट ज्यादा कॉमन क्या, आप मान के चलिए कि रेशियो है जो गॉल ब्लैडर कैंसर की मेल फीमेल में 9:1 की है, तो 8 से 9 गुना ज्यादा होता है फीमेल में। अरे बाप रे। तो इतना ज्यादा कॉमन होता है। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? सिम्टम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर कैंसर में ये है कि सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं। तो इसलिए इंडिया में भी क्या, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, गॉल ब्लैडर कैंसर के पेशेंट जब तक वो हॉस्पिटल प्रेजेंट करते हैं, दे यूजुअली प्रेजेंट इन वेरी एडवांस स्टेजेस, मतलब 3rd या 4th स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी ओपीडी में 100 पेशेंट गॉल ब्लैडर के आते हैं, उसमें से 75 तो 4th स्टेज पर आते हैं ओनली। इसलिए उसका क्योर रेट भी आप देखेंगे 25 to 30% ही है, क्योंकि काफी पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं। तो सिम्टम्स बड़े वेग से होते हैं, जैसे राइट साइड में पेन, क्रॉनिक दर्द होना, कि 3-4 महीने से दर्द हल्का हल्का दर्द होता ही जा रहा है, बहुत तेज दर्द होता है तो पेशेंट हॉस्पिटल आ जाता है। तो वो हल्का हल्का दर्द होता है तो पेशेंट सोचता है कुछ दर्द हो रहा होगा, एसिडिटी हो रही होगी,
और इधर उधर ट्रीटमेंट, कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, या डॉक्टर के पास जाते भी इनिशियली तो वो ऐसे एसिडिटी और ऐसा करके ट्रीटमेंट चलता रहता है। दूसरा सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, कि एकदम से भाई 2-3 महीने से खाना खाना ही छोड़ दिया इसने। उसको भी पेशेंट यूजली किसी और चीज से रिलेट कर लेते हैं कि स्ट्रेस हो रहा होगा बिजनेस में, काम में, या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, भूख नहीं लग रही है, और वो तो लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट। जो एक बहुत ऑब्वियस साइन है, मतलब खतरनाक साइन है, वो है जॉन्डिस। अच्छा। तो जॉन्डिस यूजली जो देखा जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर में, वो एडवांस 3rd या 4th स्टेज में देखा जाता है। पर जॉन्डिस होते ही तो पेशेंट जरूर हॉस्पिटल आ जाते हैं, पर वो अनफॉर्चुनेटली बहुत एडवांस स्टेज होती है। तो आदमी इसमें मतलब बच नहीं पाता है? अगर वो डिपेंड करता है, बहुत सारी उसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं, बट हाँ, जो यूजली अगर गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट विद जॉन्डिस आ रहा है तो वो काफ़ी एडवांस स्टेज है, उसमें क्योर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं जॉन्डिस विद गॉल ब्लैडर कैंसर। ओके। और आप अभी ये बातें कर रहे थे हम, ये आपका कोलन कैंसर जो होता है, कोलन कैंसर के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है? कोलोन कैंसर है हमारी आंत का कैंसर। ओके। एक अच्छी बात यह है कि कोलोन कैंसर काफ़ी हद तक क्योरेबल है, उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं ट्रीटमेंट से। तो अगर कोई पेशेंट उसको टाइमली ट्रीटमेंट कराए तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है ट्रीटमेंट का, विच इज़ मोर देन 70-80% कोलोन कैंसर में। ओके। तो कोलोन कैंसर के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है जैसे लैट्रिन में खून आना, अच्छा, ब्लीडिंग होना, और सडनली मान लीजिए कोई पेशेंट जिसकी बावल हैबिट्स, मतलब डेली स्टूल जाने की जो हैबिट है वो एकदम नॉर्मल थी, और सडनली उसकी एक ओल्ड एज पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है कि सडनली उसको कभी भी दिन में 3-4 बार लूज मोशन हो रहे हैं, या कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया सडनली कि 10-15 दिन से 1 महीने से कॉन्स्टिपेशन एकदम बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है, वो कॉलम में मान लीजिए गांठ है, किसी पाइप में गांठ है, एक रुकावट हो गई है, तो धीरे धीरे जैसे ट्यूमर बढ़ता जाएगा वो रास्ते को आपके लार्ज इंटेस्टाइन के नैरो करता जाएगा, तो आप स्टूल नहीं पास कर पाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सारे सिम्टम्स से कोलोन कैंसर प्रेजेंट करता है। अगर इसमें स्पेसिफिकली लैट्रिन के रास्ते की बात करें तो लैट्रिन के रास्ते के कैंसर के सिम्टम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आपको फीलिंग आती रहेगी, टेनिसमस बोलते हैं कि लैट्रिन जाना है, पर लैट्रिन जाते हैं वो होता नहीं है कुछ, या होता है तो सिर्फ ब्लड आ जाता है, और बार बार ऐसा लगता है कि मुझे स्टूल जाना है पर स्टूल पास नहीं होता है, या आपको कोई गांठ सी महसूस है, आपको लगता है कुछ अंदर फंसा हुआ है, ऐसी फीलिंग आना, या लैट्रिन करते पेन होना, ब्लीडिंग होना, ये सब सिम्टम्स आते हैं जब ट्यूमर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में होता है, जिसको रेक्टम बोलते हैं, एनल कैनाल में होता है, उसमें ये स्पेसिफिकली, या मवाद या म्यूकस का डिस्चार्ज होना, म्यूकस आप समझते हैं, जो म्यूकस डिस्चार्ज होना नीचे से लैट्रिन के रास्ते में, लैट्रिन के साथ म्यूकस आना, ये सब सिम्टम्स आते हैं रेक्टल कैंसर में। तो कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर की अच्छी बात यह है कि अगर टाइमली डायग्नोज हो और स्टेज 3 तक भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अवेलेबल, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब जो एक हमारे कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट करा भी लिया तो वापस आने का खतरा बढ़ा रहता है, खासकर जीआई ट्रैक्ट कैंसर में तो रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर इनमें तो बहुत ज्यादा रिकरेंस रेट है, पैनक्रियाटिक कैंसर में 40 से 50% रिकरेंस है। मान लीजिए पेशेंट ठीक भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसने सर्जरी भी करा ली, कीमोथेरेपी भी करा ली, तब भी आने वाले 2-3 साल में 40 to 50% पेशेंट्स को कैंसर वापस आ जाता है। पर कोलोन कैंसर में रिकरेंस रेट भी बहुत कम है, और कोलोन कैंसर के सिलेक्टेड पेशेंट्स में स्टेज 4 तक भी हम उनको ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। तो कोलोन कैंसर और रेक्टम कैंसर की अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो ये कि जो बवासीर होती है जिसे पाइल्स हम लोग बोलते हैं, तो पाइल्स में भी खून आता है जैसे, है ना, जैसे कि आपने बोला जो रेक्टल कैंसर होता है उसमें भी ब्लड आना, म्यूकस आना, ये है, तो दोनों के बीच का क्या ऐसा कोई खास डिफरेंस है जिसे हम जान सकते हैं कि नहीं ये आपको रेक्टल कैंसर है, पाइल्स नहीं है? डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है बड़ा। तो पहले तो पाइल्स का बताता हूँ। पाइल्स को हम साइंटिफिक टर्म में हेमोरॉइड्स बोलते हैं। हेमोरॉइड्स क्या होता है कि हमारे रेक्टम एनल कैनाल में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एक तरह से मान लीजिए थोड़ी बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, और अगर जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, जब वो हार्ड स्टूल उस वेसल्स के थ्रू पास करता है तो उनको इंजरी कर देता है और वहां से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ये पाइल्स होता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें पाइल्स और रेक्टल कैंसर में, तो थोड़े बड़े माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा एक नुकसान ये है पाइल्स का, काफी पेशेंट्स हमारी सोसाइटी में मान लीजिए ब्लीडिंग होता है, कई बार वो पाइल्स सोच के ट्रीटमेंट ही डिले कर देते हैं, या कई बार लोकल डॉक्टर्स को दिखाते हैं, फिजिशियन को, जिनको शायद इतना कई बार आइडिया नहीं लगता, कई बार पेशेंट मिसडायग्नोज हो जाते हैं। इनफैक्ट हमने देखा है 30 to 40% पेशेंट्स रेक्टल कैंसर के शुरू में पाइल्स करके ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है कि पाइल्स होंगे, और वो 2-3 महीने बाद आते हैं हमारे पास बिफोर कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। डिफरेंस की बात करें अगर, तो आप देखेंगे पाइल्स का यूजली यंग पेशेंट्स में देखा जाता है, इनकी लंबी सिटिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और कॉन्स्टिपेशन है। तो यूजली आपको यंग लोगों में मिलेगा, 20 से 30-40 साल के लोगों में, जिनका यूजली क्या होगा कि डाइट कोई फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिपेशन को क्रॉनिक रह रहा है और स्टूल के टाइम स्ट्रेन करना पड़ता है। तो आपको इस तरह की हिस्ट्री मिल जाएगी कि हाँ जी, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन 2-3 साल से ही रहता था, पहले भी कभी पाइल्स हुआ था, एक बार ब्लड आया था थोड़ा सा। रेक्टल कैंसर की आप हिस्ट्री देखें तो यूजली ओल्डर पेशेंट्स में देखा जाता है, उनको हिस्ट्री जो होगी वो एकदम शॉर्ट होगी, 2-3 महीने से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, 2-3 महीने से मुझे एकदम से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है। दूसरा जो ये जब बाकी मैंने एसोसिएट सिम्टम्स बताए थे, जैसे म्यूकस डिस्चार्ज होना
या ये फीलिंग होना कि बार बार स्टूल जाने कुछ आ नहीं रहा है, या कुछ गांठ सी फंसी हुई है, ऐसी फीलिंग होना, ये या कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होना, ये सारी जो फीचर्स हैं ये रेक्टल कैंसर के साइन है। पर फिर भी दोनों को एक पेशेंट के लिए डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। उसमें सजेशन यही रहेगा कि जब भी आपको कोई बॉडी से ऐसी ब्लीडिंग हो रही है, उसको नेग्लेक्ट ना करें, जाके किसी डॉक्टर से मिले, स्पेशलिस्ट से मिले जरूर। कोज क्या हो सकते हैं इनके, जो खास करके रेक्टल कैंसर के? अगेन रेक्टल कैंसर के देखे जाए तो हमारे उसको दो में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक कॉज है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस, तो लाइफस्टाइल में जो अगेन उसमें कोई ऐसा बहुत फिक्स कॉज नहीं है कि भाई हम माने कि ऐसा करेंगे और इससे कैंसर हो जाएगा, या ऐसा नहीं करेंगे तो कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा। पर जो रिलेटेड कॉज है, मेजर कॉज है स्मोकिंग, ओबेसिटी, मैं कोलोन कैंसर के लिए बता रहा हूँ, एंड अ डाइट विच इज लो इन फाइबर। तो जो वेस्टर्न डाइट थी जैसे ना, जिसमें फाइबर कम होता है, हमारी इंडियन डाइट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, तो वेस्टर्न डाइट या ऐसी डाइट जिसमें फाइबर कम है, उससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। और उसके ऑपोजिट भी है, डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कोलोन कैंसर का रिस्क कम करती है। काफ़ी पेशेंट्स में कोलोन कैंसर जेनेटिक होता है। मान ली कुछ ऐसे फैमिलियल सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जैसे FAP बोलते हैं, HNPC, लिंच सिंड्रोम, FAP, उनमें वो फैमिलियल होता है। उनमें क्या होता है कि वो जेनेटिक म्यूटेशन ऐसी होती है कि एक साल मान लीजिए भाई को कैंसर है तो उसके भाई को भी होगा, और एक उसमें एज भी होती है कि इस एज के बाद उस फैप जैसे में आफ्टर एज ऑफ 40 कैंसर होना ही होना है। अच्छा। तो वो हमें पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स के हमारे पास उनके हमें पहले से पता चल जाता है, उनका हम जेनेटिक टेस्ट करा लेते हैं, और उनकी हम फैमिलीज को भी फिर स्क्रीन करा लेते हैं, उनकी कोलोनोस्कोपी हम पहले से करा लेते हैं। मान ली कोई ऐसा एक पेशेंट आया यंग एज में कोलोन कैंसर का आया, और उसमें हमें ऐसा कोई जेनेटिक म्यूटेशन मिलता है, तो उसके भाई को, उसकी जो भी कलीग्स है, उसके पेरेंट्स को हम पहले ही स्क्रीन कर लेते हैं। कुछ पर ये जो जेनेटिक वाला पार्ट है 10% ही होता है। 90% कैंसर स्पोरेडिक होता है। स्पोरेडिक का मतलब वो अपने आप ही बॉडी में, उस पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे रिपेयर का प्रोसेस है बॉडी का, विद एज क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारी स्किन वो हो जाती है, ऐसे ऐसे वो रिपेयर मैकेनिज्म भी है जो सेल का, वो खराब होता जाता है, उसमें कोई ना कोई जेनेटिक ऑल्ट्रेशन आ जाता है, और इसके कारण कैंसर डेवलप होता है। 90% कैंसर्स उसमें साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल की नहीं, वो उसको साथ में मान लीजिए वो उस इंसल्ट में ऐड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते भाई इसी चीज़, तो मल्टीपल फैक्टर्स मिलके एक पेशेंट में कैंसर को बनाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, बॉडी का धीरे धीरे रिपेयर मैकेनिज्म बाई एज कम हो जाता है, और साथ में ये एनवायरमेंटल एसोसिएटेड इंजरीज, ये सब मिलके फिर वहाँ पे कैंसर को, किसी भी बॉडी के पार्ट को कैंसर को ये जनरेट करते हैं। तो ऐसे एक पिन पॉइंट कॉज कोलोन कैंसर में नहीं है, पर ये जो थोड़े बहुत जो हमें पता है कॉजेज, वो यही है जो आपको बताया। पाइल्स के बारे में आपसे और बात करना चाहता हूँ मैं। पाइल्स का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट होता है? हाँ बिल्कुल, पाइल्स के बहुत आज की डेट में बहुत अच्छा इलाज है। वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ पाइल्स पे, और उसके हिसाब से सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जिसमें ग्रेड ऑफ पाइल्स मतलब? पाइल्स को हम 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 होता है कि जैसे बिल्कुल बस थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, बस पाइल्स बहुत छोटे साइज के हैं। ग्रेड 2 में है कि वो आपको दिखते हैं और थोड़ा साइज बड़ा होता है, और ब्लीडिंग उनसे फ्रीक्वेंट होती है। ग्रेड 3 पाइल होते हैं जो बाहर ही आ जाते हैं लैटिन के रास्ते से, पर अंदर चले जाते हैं अपने आप, अगर हम साइंटिफिक भाषा में देखें। ग्रेड 4 पाइल्स है कि जो बाहर ही आ गए हैं रेक्टम से, वो बाहर भी दिखते हैं और हमेशा बाहर ही रहते हैं, कभी अंदर ही नहीं जा पाएंगे, इतने बड़े हो गए हैं। तो ऐसे ग्रेडिंग करते हैं, और ग्रेडिंग के हिसाब से सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पाइल्स में कोई ऐसा नहीं परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जो कई बार ऐसा जरूर होता है 10 से 20% पेशेंट वापस होने की टेंडेंसी होती है। अगर मान लीजिए उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो रिकरेंस रेट होता है, पर वो 10 से 20% ही है। तो 80% पेशेंट्स में पाइल को हम आज की डेट में आराम से क्योर कर सकते हैं, परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। मैंने कभी पढ़ा था, आई थिंक कोई एक, मैं कैसे इंसान से मिला था जिसकी जो रेक्टल वाली जो जगह होती है वहाँ पे मस्से हो जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े अंदर, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है स्टूल पास करने में। वो भी क्या कैंसर या पाइल्स इनमें से ही किसी एक का पार्ट है, या कुछ अलग है वो? जो जैसा आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है आप एनल वॉर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है, उसमें एनल वॉर्ट्स हो जाते हैं बड़े बड़े, जैसा आपने बता रहे हैं। तो मोस्टली एनल वॉर्ट्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक दूसरे तरह का कैंसर होता है, उसके चांस बढ़ जाते हैं, पर जरूरी नहीं है, पर उसका रिस्क बढ़ जाता है वो कैंसर होने का। जो जैसा आप बता रहे हैं वो एनल वॉर्ट्स की मुझे लग रहा है। ये क्या होता है? एनल वॉर्ट्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जिससे लैटिन के रास्ते के आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं। हाँ, उनको सर्जिकली निकाला जाता है, उसका ट्रीटमेंट, हाँ वो निकल जाता है। अगर पर उसमें कैंसर डेवलप हो जाए तो फिर कैंसर के हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा फिर से हो जाए, चांसेस हो सकते हैं ऐसे? होते हैं, पर नहीं, वो क्योरेबल है। वैसे बार बार होने के चांसेस कम होते हैं उनमें, अगर एक बार निकालेंगे तो ठीक हो जाता है। तो सर, जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, इसमें किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए? अक्सर अपनी, अगर हमको पता है कि हमें है, तो किन किन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर कोलोरेक्टल कैंसर किसी को है तो उसको पहले तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। ट्रीटमेंट का बड़ा सिंपल पार्ट है, पहले आपकी स्टेजिंग होती है ट्रीटमेंट में। स्टेजिंग में हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, और सीटी स्कैन या पेट स्कैन एज रिक्वायर्ड करते हैं। उससे स्टेज पता चल जाती है भाई इस ट्यूमर की ये स्टेज है।
स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग प्लान के हिसाब से कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। आजकल मल्टी मोडालिटी थेरेपी का जमाना है कैंसर में। मल्टी मोडालिटी का मतलब कि यू विल यूज मल्टीपल मोडालिटीज, नॉट ओनली सर्जरी, नॉट ओनली कीमोथेरेपी, नॉट ओनली रेडियोथेरेपी। और इन मल्टी मोडालिटी थेरेपी के कारण स्पेसिफिकली कोलोन और रेक्टल कैंसर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि कोलोन कैंसर और इनमें आजकल हमारा रिकरेंस रेट भी बहुत कम हो गया और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब 70 to 80% चांस है कि पेशेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएगा जितनी भगवान ने उसको दी है। कैंसर से उसकी डेथ नहीं होगी। तो वो ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद फिर वो जैसा, जो अगर आप लाइफस्टाइल का देखेंगे तो डॉक्टर्स आपको जैसे बताएंगे कि आपको एक हेल्दी डाइट खानी है बस, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। एक चीज ये रह गई थी हमारे उसमें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हैज शोन टू प्रिवेंट कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर का जो पेशेंट अपना एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, रेगुलर कोई एक्सरसाइज करते हैं, वो उनमें कोलोन कैंसर के और भी बहुत कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, जीआई ट्रैक्ट कैंसर्स के भी। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, मतलब एक्यूट क्रोनिक लेवल पे एसिडिटी है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको भी कैंसर होने के चांसेस थोड़े बढ़ते हैं? डेफिनेटली। जो वो एसिड, जो हाइपर एसिड प्रोडक्शन को बहुत लॉन्ग टर्म से है, उसमें फूड पाइप का और जो स्टमक होता है हमारा, फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक जंक्शन होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। जी जंक्शन के और फूड पाइप के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक एसिडिटी होती है या बहुत ज्यादा एसिड होता है। क्योंकि वो जो एसिड होता है, अगेन एसिड जो है हमारा जो स्टमक है, स्टमक में बनता है एसिड, अगर आपको पता हो तो। ज्यादातर बॉडी का एसिड स्टमक में प्रोड्यूस है और स्टमक की लाइनिंग उस एसिड को झेलने के लिए बनी होती है। तो जो फूड पाइप है और जो जंक्शन की लाइनिंग है वो उसके लिए नहीं बनी होती है। तो बार बार जब एसिड ऊपर जाता है, आपने देखा कई पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं हार्ट बर्न हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो खाना मुंह में वापस आने लग जाता है, या खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। तो जिन पेशेंट को ऐसे क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं, तो ये एसिड जब ऊपर जाता है फूड पाइप में, अगेन फूड पाइप की वॉल को क्रॉनिक इंजरी करता है और ओवर 10 to 20 ईयर्स वहाँ पे कैंसर बनने का रिस्क होता है, फूड पाइप के जंक्शन पे या फूड पाइप के अंदर। क्रॉनिक एसिडिटी वाले पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? उसमें यही है, जिनको अगर एसिडिटी इतनी लंबी रह रही है, उसको अलग अलग ट्रीटमेंट है। पहले तो हम उसके में एंडोस्कोपी वगैरह करके देखते हैं। अगर कोई मैकेनिकल कॉज है जो जिसके कारण ये बार बार हो रही है, उसको ठीक कराना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को हाइटल हर्निया है या कोई और ऐसी बीमारी है, और साथ में फिर वो उसमें अगेन उसमें लाइफ स्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसे फूड जिनसे एसिड इंट्यूज है, हाई बहुत ज़्यादा कॉफ़ी टी का इंटेक, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा हैवी फैटी मील्स, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। खाना में जितना ज़्यादा फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स और जितना अच्छा खाना खाएंगे और लेस स्पाइसी लेस ऑयली खाना खाएंगे, और प्लस अगर ऐसा कोई डिजीज़ है तो उसकी फिर मेडिकेशन है, उसमें हम एंटासिड्स वगैरह देते हैं जिससे वो एसिडिटी कंट्रोल रहे। ओके, लीवर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। लीवर का कैंसर कितने तरह का होता है और उसके पीछे के कोज क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, लिवर में जो, अगर हम लिवर के कैंसर की बात करें तो जो लिवर में सबसे ज़्यादा कैंसर आता है वो दूसरी जगह से फैल कर आता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हुआ, वो लिवर में फैला तो लिवर में गांठ की तरह आएगा, या पैनक्रियास में कैंसर हो, वो लिवर में फैला, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो, जो सारे ऑर्गन्स का जो ब्लड है वो लिवर में ड्रेन करता है। तो सबसे पहले ये जो ऑर्गन के जीआई ट्रैक्ट का कैंसर फैलता है वो लिवर में फैलता है। तो लिवर में जो हम ज्यादातर कैंसर देखते हैं वो दूसरी जगह से आते हैं। पर अगर हम बात करते हैं लिवर के प्राइमरी कैंसर, दूसरा हो गया जो लिवर का प्राइमरी कैंसर, उसको बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसमें 2-3 टाइप के कैंसर होते हैं, पर जो सबसे कॉमन है वो है HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लिवर कैंसर के लिए हमारे पास डेफिनेटली 3-4 नॉन कॉज है जिसमें पता है कि कैंसर इन्हीं कारणों से होता है। तो उसमें से एक कारण है अल्कोहल। तो जो बहुत क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, बहुत लंबे टाइम से बहुत ज्यादा शराब पीते हैं 5-10 साल, उसमें धीरे धीरे वो लिवर खराब हो जाता है। लिवर सिरोसिस उसको बोलते हैं, लिवर को सिरोसिस होना, आपने सुना होगा ये टर्म। लिवर के सेल, नॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय होके वहाँ फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, उसको सिरोसिस बोलते हैं। तो जितने भी सिरोटिक लिवर होते हैं उसमें कैंसर होने का चांस काफी बढ़ जाता है। दूसरे जो मेन कॉज है हेपेटाइटिस बी और सी का क्रॉनिक इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी और सी का क्रॉनिक इन्फेक्शन से भी लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और एक बहुत कॉमन कॉज जो आजकल आप देखेंगे लास्ट 10-20 साल में इन सबसे ऊपर जो कॉज आ गया है, जो बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा बढ़ गया इंडिया में, वो है फैट। अल्कोहल, फैट इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल। तो फैटी लिवर, उसकी स्टेज वो स्टार्ट होता है फैटी लिवर से, धीरे धीरे वो फैट लिवर के सारे नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देता है, अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाता है और उसमें भी लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर 4 मेन कॉज देखें तो फैट, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन। अच्छा, ये ऐसा भी कहते हैं कि लिवर अपने आप को जो है रिजनरेट कर लेता है, अपने आप को बना लेता है। हाँ, तो जब कैंसर अगर उसको हो रहा है मान लीजिए, तो क्या उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है खुद को ट्रीट करके दोबारा रिजनरेट हो जाए? नहीं, देखिए जो ये दो थोड़े अलग कॉन्सेप्ट है। जो लिवर को अपने बनाने का कॉन्सेप्ट है वो हेल्दी लिवर के लिए, हेल्दी लिवर ही अपने आप को रीजनरेट कर पाएगा। सिरोटिक लिवर रीजनरेट, मैं आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका लिवर नॉर्मल है, पर उसको राइट साइड में कोलोन से कैंसर फैल कर आ गया,
तो हम उसकी राइट साइड की लिवर के अगर आप देखेंगे तो 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट। मान लीजिए हमने उसकी राइट लोब निकाल दी, तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर वो जो बची हुई लेफ्ट लोब है वो इतना ग्रो कर जाएगी कि पेशेंट की नॉर्मल बॉडी को सस्टेन कर पाएगा। लिवर अपने नॉर्मल उसमें आ जाएगा 3 से 4 हफ्ते के अंदर ही, और वो नॉर्मल लिवर आएगा। पर अगर कोई सिरोटिक लिवर है वो रीजनरेट नहीं कर सकता, या जिसको कैंसर हो गया वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, उस हिस्से को तो निकालना ही पड़ेगा या किसी कोई ना कोई ट्रीटमेंट से ठीक करना पड़ेगा। नॉर्मल लिवर रीजनरेट कर जाए, और वो जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो इसलिए है, वो आपने बेसिकली सुना होगा ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं जब, तो मान लीजिए कोई पेरेंट अपने बच्चे को एक लेफ्ट लोब का हिस्सा दे देता है, तो जो बच्चा, पेरेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो जो जब हम लिवर को काटते हैं तो बच्चा वैसा रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। पर ये डिजीज लिवर के लिए नहीं है। सिरोटिक लिवर है मान लीजिए जिसको कैंसर है, वो रीजनरेट नहीं करेगा, हेल्दी लिवर रीजनरेट करता है। ओके, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लिवर में इसके अलावा? लिवर के जो अगर आप सिम्टम्स देखें जो लिवर कैंसर के अगेन सबसे बड़ा इशू यही है कि सिम्टम्स थोड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कोलोन कैंसर के सिम्टम्स स्पेसिफिक है कि आपके लैट्रिन में खून आएगा। फूड पाइप का कैंसर फूड पाइप कैंसर का बड़ा सिम्टम स्पेसिफिक है कि आपको खाना निकलने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये तो बड़ा, मान लीजिए खाना खाने में निकलने में दिक्कत हो रही है, बड़ा अलार्मिंग सिम्टम है। पेशेंट जल्दी से हॉस्पिटल जाता है कि खाना नहीं खाया जा रहा है, तो बड़ी जल्दी डायग्नोस हो जाता है। लिवर में अगेन जो सिम्टम्स है कई बार नॉन स्पेसिफिक होते हैं, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, भूख लगना बंद हो गया है, धीरे धीरे वजन कम हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। पर फिर लेट स्टेज में अगेन जॉन्डिस आना, पेट में पानी भरना, पर ये सारे फिर लेट स्टेजेस के सिम्टम है। खून की उल्टी होना। अच्छा, कहते ऐसा सुना है कि अगर खून की उल्टी हो जाए तो समझो आदमी नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर वो लिवर की, जो उन पेशेंट्स के लिवर में इफेक्ट आता है उनको काफ़ी चांसेस होते हैं खून की उल्टी होने का। उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एंडोस्कोपी से जहाँ वो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोक लिया जाता है आराम से, काफ़ी चीज़ों में ठीक हो जाता है। डेफिनेटली वो उस तरफ पॉइंट करता है कि उनको कोई ना कोई लिवर की एडवांस स्टेज की बीमारी है, पर ऐसा नहीं कह सकते बचेगा नहीं। आजकल उसके लिए बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। ओके, तो लिवर के कैंसर का इलाज मुमकिन है? यस, लिवर के कैंसर का अगेन स्टेजेस पे डिपेंड करता है। तो लिवर के कैंसर का आज की डेट में बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल है। अगर अर्ली स्टेजेस में देखा जाए, मान लीजिए जिन पेशेंट को सिरोसिस नहीं है, यानी उनका लिवर बाकी ठीक है, सिर्फ वो कैंसर हो गया, तो उसको सर्जरी से और कीमोथेरेपी से निकाल सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। किसी को सिरोसिस हो गया, मतलब पूरा लिवर खराब हो गया, तो उसमें हमें 2 चीज़ों को ठीक करना है। एक तो लिवर सिरोसिस को भी ठीक करना है और कैंसर को ठीक करना है। तो उसका भी आज की डेट में बहुत सेलेक्टेड पेशेंट्स में हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट दोनों चीज़ों को ठीक कर देता है। वो लिवर जो सिरोटिक है वो बाहर निकल जाएगा, उसके साथ साथ कैंसर भी बाहर निकल जाएगा। तो दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आज की डेट में इंडिया में तो बहुत अच्छा है। दिल्ली में आप देखेंगे तो लिवर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे सेंटर हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, जैसे लिवर, जिस इंसान को लिवर लगाया गया है, मान लीजिए लिवर किसी को दिया गया है, तो जो वो लिवर आपने उसको लगाया है किसी और का लेके, वो लिवर उस इंसान के अंदर भी रीजनरेट कर जाएगा पूरा? यस। तो मान लीजिए किसी को हमने कोई पेशेंट किसी को अपनी राइट लोब देता है लिवर की, तो जिसने दिया है उसका तो रीजनरेट कर जाएगा। और जिसको दिया है यूजली हम उसको ऐसे ही मेजर करके लगाया जाता है उसके बॉडी वेट के हिसाब से। वो सारी उसके मेजरमेंट होती है कि उसकी बॉडी वेट को वो सपोर्ट कर सके लिवर। अच्छा। तो उतना लिवर दिया जाता है, पर वो थोड़ा सा रीजनरेट भी कर जाएगा। यस, अपने आप कर जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे कि बोलते हैं किडनी जब ट्रांसप्लांट की जाती है किसी दूसरे की, तो ऐसा कहते हैं कि इसकी किडनी हर किसी को नहीं लग पाएगी, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। लिवर में भी ऐसा ही है? बिल्कुल, लिवर में भी ऐसा ही है। तो उसमें लिवर में एक तो हमें ब्लड ग्रुप मैच करना होता है, और उसके लिए भी जैसे, पर किडनी में बहुत ज्यादा है वो चीज। किडनी में इसलिए आप किसी और का लिवर देंगे तो रिजेक्शन रेट्स बहुत ज्यादा है। लिवर में वो चीज कम है थोड़ा सा। उसके लिए हमें वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स देखने होते हैं। लिवर में वो चीज कम होती है किडनी के कंपैरिजन में। सिर्फ उसमें ब्लड टेस्ट देखना पड़ता है? लिवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं सर। पर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए आप रिलेटेड लिवर है, मान लीजिए आपके भाई का है, मदर का है, तो उसमें काफी चीजें मैच करेंगी, तो उसमें रिजेक्शन के चांस कम होते हैं। पर अगर आप किसी डेड बॉडी से ले रहे हैं, मान लीजिए किसी डेड डोनर से ले रहे हैं जो अनरिलेटेड है, तो उसमें थोड़े रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। अभी है ना, कुछ देर पहले आप बातें कर रहे थे, जो फैमिली व जेनेटिक्स होते हैं उनसे भी जो कैंसर है वो फैलता है। मेरे एक मित्र है, उनकी माताजी गुजर गई, उनके पिताजी को भी कैंसर है, माताजी कैंसर से चली गई और पिताजी को भी प्रॉब्लम है, और कह रहे हैं कि ये जेनेटिकली जो है ट्रांसफ़र होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डीपली चर्चा करना चाहूँगा कि जेनेटिकली किस तरीके से हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए कैंसर। हाँ, उसके पीछे हिस्ट्री थोड़ा बताइए मुझे, क्या है? देखिए, कुछ ना जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ जैसे एक जेनेटिक सिंड्रोम है, उसका नाम है फैमिलियल एडेनोमेटोसिस पॉलीपोसिस, फैब बोलते हैं हम शॉर्ट में। यह है HNPCC, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल सिंड्रोम। तो जो HNPCC के पेशेंट्स हैं उनकी फैमिली में 3-4 टाइप के कैंसर ज्यादा होते हैं, जैसे कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर यानी बच्चादानी का कैंसर,
और ये पेनक्रियास के पेरिम्पुलरी कैंसर, पेनक्रियास के पास ही होता है एम्पुलरी कैंसर, ये तीन चार कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए किसी पेरेंट को, कोई पेशेंट आया हमारे पास, उसको ये कैंसर है, तो उसमें यूजली का एक क्राइटेरिया होता है, जिन पेशेंट को अर्ली एज में कैंसर हो रहा है उनको जेनेटिक का चांस ज्यादा है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली कैंसर हम देखते हैं 50 से 60 साल की उम्र में, पर अगर किसी पेशेंट को ये कोलोन कैंसर 40 साल की उम्र में हो गया, तो वो एक शक डालता है कि कहीं इसको ये हेरिडिटरी सिंड्रोम ना हो। तो इसलिए जो भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं उनमें हम वो जेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसमें हमें वो टेस्ट मिल गया कि हाँ इसको तो ये लिंच सिंड्रोम है, इसका HNPC पॉजिटिव है, तो फिर हम उसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको स्क्रीन करेंगे। तो वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऐसा वो अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते कि उसको प्रिवेंट करें। फिर वो उसका तरीका ये है कि फिर वो प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं, उन सबका भी जेनेटिक टेस्ट हो, और फिर उसमें हम ऐसे 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करते हैं और बाकी टेस्ट करते हैं, CT स्कैन या जो भी एंडोमेट्रियल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए टाइमली कि उनको कैंसर होने वाला है, तो पहले पता चल जाए। तो HNPC में ये जो कैंसर का रिस्क वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, 30-40%, ऐसा नहीं है पक्का होगा। जैसे पर जो फैप है, फैप मान लीजिए किसी फैमिली में कोई पेशेंट आता है, फैप उसको फैप वाला जीन उसका म्यूटेटेड है, तो उसमें 100% कैंसर होगा उसके बच्चों को, 100% होगा। तो उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो उसको तो यही है कि बस वो फिर हम 20 साल की उम्र से ही उनकी स्क्रीनिंग चालू कर देते हैं, और उसमें तो इनफैक्ट एज भी डिफाइंड है कि 40 साल की उम्र में जाके उसको कोलोन कैंसर होना ही होना है। तो हम वो पहले से स्क्रीनिंग रखते हैं, जब उसको होगा उसको ट्रीट करते हैं, फैलने से पहले उसको ट्रीट कर दिए। तो कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें 100% है कि कैंसर होना ही होना है। और कौन कौन से कैंसर है जो 100% होते ही है? जैसे अगर आप GI ट्रैक्ट कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन जो जेनेटिक सिंड्रोम कोलोन कैंसर के लिए है, जैसे HNPC जो हो गया, फैप हो गया, और 3-4 सिंड्रोम जो इंडिया में कम कॉमन है, ये दोनों ज्यादा कॉमन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को जेनेटिकली है लेकिन उसके बच्चे में वो ना जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, HNPC में सबको नहीं होगा, फैप में सबको होगा, वो कंफर्म है, होना ही होना है। इसलिए वो सबकी जेनेटिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जो है उनको पूरा अपने मतलब उसमें रखते हैं? हाँ, उनको फिर हम फॉलो करें। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, जैसे मैंने आपको बताया 30 साल की उम्र कोलोन कैंसर, तो हमें डाउट होगा कि भाई इसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो हम जेनेटिक टेस्ट करा लेंगे और हमें पता चल गया, तो फिर हम उसके सारे फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करेंगे, उसके भाइयों को, अगर मान लो उनको भी निकला तो उसको ट्रीट करेंगे। और उसको आप रोक नहीं सकते, ये जो जेनेटिक है ना, जैसे फैप है, उसको आप रोक नहीं सकते, यू कैन ओनली उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ के ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, कोई जेनेटिक्स जो में आप समझे, वो जो जेनेटिक्स में आ गया वो तो आपके जीन्स में वो बच्चों में ट्रांसफर होता जाएगा, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। पर उसको तरीका ये है कि उसको आप अर्ली डायग्नोसिस करें और ट्रीट करें। ओके। ऐसे ब्रेस्ट कैंसर में जैसे BRCA1 और BRCA2 पॉजिटिव होता है, उसमें ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम कैंसर फैमिली में ट्रांसफर होता है। आपको मदर को भी है, बेटी को भी है, मौसी को भी हो गया, तो उनमें भी फिर हमें ऐसे स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। इनफैक्ट आपने देखा और सुना होगा, एंजेलिना जोली ने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा लिए थे। वो इसीलिए कराए थे क्योंकि उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा थे। आजकल ऐसे भी मॉडल आ गए हैं, वो सारे जेनेटिक्स AI मॉडल कह लीजिए, ऐसे मॉडल आ गए प्रिडिक्शन के, वो सारा जेनेटिक्स आपका वो देख के वो प्रिडिक्ट कर देंगे कि इतने % चांस है आपको कैंसर होने की। तो जिसको बहुत ज्यादा चांस है, फिर वो प्रोफिलेक्टिकली अपना वो ऑर्गन रिमूव कर सकते हैं। ओके, उसको रोकने का तरीका नहीं है। अच्छा, प्रिवेंशन ही कर सकते। अभी मैंने एक वो पढ़ी थी, एक न्यूज़ पढ़ी थी, हफ्ता भर हो गया, जिसमें उसमें थे कि पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर अब जो ज्यादा हो रहे हैं। बहुत कम, रेयर है, पर पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बट ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में हो सकता है, बहुत रेयर है। पर मैं तो अभी ये वो थी एक अच्छी न्यूज़ थी जिसमें कि ये बता रहे थे कि बढ़ रहा है धीरे धीरे, और उसके पीछे का रीजन पता है आपको क्या है? जंक फूड वैसे इज नॉट द ओनली रीजन। उसमें उनका जो रीजन था मोस्टली जो लाइफस्टाइल है, और उसमें जंक फूड हमारी हैबिट्स है, वो उसका एक मेन कॉज वो बता रहे थे जिन्होंने रिसर्च ये पब्लिश किया है। तो वो हो सकता है। देखिए, जंक फूड से ज़्यादा मुझे लगता है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा हमारा जो इंटेक है फूड का, बहुत सारे केमिकल से हम एक्सपोज हो रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ अडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रादर देन एक ही फैक्टर को देखें तो बहुत सारे, और ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल यूजली उसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना, अनक्वांटिफाइड फैक्टर है स्ट्रेस, जी, जिसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, जिसकी कोई रिसर्च नहीं है, पर बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ स्ट्रेस लोगों को आजकल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलाकर कह सकते हैं कि कैंसर का चांस बढ़ रहा होगा, स्पेसिफिकली जंक फूड को ना पॉइंट आउट करके। तो पैनक्रियाज के बारे में सर थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ये कि पैनक्रियाज का क्या काम है हमारी बॉडी में, उसका कैंसर है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उसके पीछे कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है? अगर आप GI ट्रैक्ट में देखिए, जो सबसे खतरनाक कैंसर है अगर GI ट्रैक्ट में, वो है पैनक्रियाटिक कैंसर। अगर GI ट्रैक्ट कैंसर जो सबसे खतरनाक कैंसर है इन टर्म्स ऑफ कि जो सबसे डेडली कैंसर है,
मतलब जिससे भी पेशेंट की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो है पैनक्रियाटिक कैंसर। गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक कैंसर सबसे द मोस्ट डेंजरस कैंसर। ओके। पैनक्रियास के फंक्शन की बात करें तो पैनक्रियास का काम है कि जितना हम खाना खाते हैं, जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जैसे कि आम भाषा में लोगों को समझ जाता है कि लिवर है डाइजेस्टिव, पर एक्चुअली लिवर नहीं है। जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है बॉडी को, पैनक्रियास है। तो सारे जो पैनक्रियास का काम क्या होता है, पैनक्रियास हमारे इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, और जैसे हम खाना खाते हैं पैनक्रियास हमारे इंटेस्टाइन में वो जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। जूसेस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और हर न्यूट्रिएंट के लिए वो अलग एंजाइम रिलीज करता है। जैसे फैट के लिए अलग करेगा, प्रोटीन के लिए अलग करेगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग करेगा, और वो खाने को बेसिकली उसका जो पर्पस है खाने को डाइजेस्ट करना है। ऑल्सो पैनक्रियास की ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन, मतलब पैनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन है, इसको नाम दिया जाता है जो डाइजेस्टिव फंक्शन है। पर ऐसे ही पैनक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एंडोक्राइन सिस्टम आप समझते हैं, जो हमारे हार्मोनल सिस्टम है, जैसे थायराइड, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। पैनक्रियास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन। तो आपने सुना होगा इंसुलिन पैनक्रियास में बनता है, और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बॉडी में रेगुलेट करते हैं। तो उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पैनक्रियास। और अगर जब कैंसर की बात करें तो अगेन पैनक्रियाटिक कैंसर इज अ वेरी डेंजरस कैंसर, और अगेन उसका वही है कि सिम्टम्स वो बहुत लेट स्टेज में पता चलता है। और अगर पैनक्रियास इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, उससे आप समझे पैनक्रियास ना हमारे पेट में पीछे की तरफ है, अच्छा, टुवर्ड्स कमर की तरफ एकदम पीछे है, तो उसके सिम्टम्स बड़ी देर से आते हैं। ओके। और देर से आने के कारण वो बड़ा एडवांस स्टेजेस में पकड़ा जाता है पैनक्रियास। और कॉमन कॉजेज पैनक्रियाटिक कैंसर के देखें तो स्मोकिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेटेड टू पैनक्रियाटिक कैंसर। स्मोकिंग से खाली लंग कैंसर नहीं बढ़ता, पैनक्रियास कैंसर के भी बहुत ज्यादा चांस बढ़ते हैं। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ। अल्कोहल ड्रिंकिंग, जैसे अल्कोहल से आपने सुना होगा लिवर खराब होता है, पैनक्रियास खराब होता है, तो जैसे लिवर कैंसर बढ़ता है ऐसे अल्कोहल से पैनक्रियाटिक कैंसर भी बढ़ता है। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज वन मेजर फैक्टर, तो उसको अवॉइड करें तो पैनक्रियाटिक कैंसर के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। ओके। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इनके? सिम्टम्स होते हैं पेन होना, अगेन कहाँ पे, पीछे की तरफ ही आ गया, अपर एब्डोमेन में पेन होना, जो कमर की तरफ जा रहा है। पैनक्रियाटाइटिस में वो पेन ज्यादा होता है और बहुत सीवियर पेन होता है। दूसरा सिम्टम है अगेन लॉस ऑफ वेट, बिल्कुल भूख ना लगना, सडनली वजन 2 महीने में 10 किलो वजन कम हो जाना। तो वेट लॉस का देखें ना, मान लीजिए आप वेट लॉस के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए वेट लॉस को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट, इसके हम उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस। मान लीजिए आप वेट लॉस की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद ही खाना रोक के बैठे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, फिर वेट लॉस हो जाए तो वो कैंसर का सिम्टम नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस। फिर सेकंड इसमें टर्म है अनइंटेंशनल सिग्निफिकेंट वेट लॉस। तो सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन क्या है? तो सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन है, इट इज 10% ऑफ योर बॉडी वेट विद इन 6 मंथ। यानी आप मान लीजिए आपका वेट 70 है और आपका विद इन 6 मंथ्स अनइंटेंशनली 10% 70 का 7 हो गया और आपका वेट 60 रह गया, यानी 10 किलो कम हो गया, तो ये एक कैंसर का साइन हो सकता है। ऐसे पेशेंट को फिर इवैल्यूएशन की जरूरत है। जिसको अनइंटेंशनल सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाए वो काफी कैंसर का साइन हो सकता है, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर भी उसमें एक कैंसर है। तो अनइंटेंशनल वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट और अगेन जॉन्डिस। तो जो पैनक्रियाज है, आपने तो पैनक्रियाज और बाइल डक्ट, जो लिवर का डक्ट है और जो पैनक्रियाज का डक्ट है, वो बॉडी में एक ही जगह जुड़ते हैं। अच्छा। तो अगर ये डक्ट ब्लॉक होता है कैंसर की वजह से तो उससे जॉन्डिस हो जाता है। तो एक जॉन्डिस बहुत कॉमन सिम्टम है पैनक्रियाटिक कैंसर का। अच्छी बात यह है कि इंडिया में पैनक्रियाटिक कैंसर हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है। पैनक्रियाटिक कैंसर ओके। हमारे यहाँ जो कॉमन है कैंसर, अगर आपने उसका टर्म का नाम नहीं सुना होगा, उसको बोलते हैं पेरी एम्पुलरी कैंसर। ये एम्पुला का कैंसर। एम्पुला होता है? अब एम्पुला क्या होता है ये क्वेश्चन आएगा। एम्पुला वही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैनक्रियाज का डक्ट और लिवर का बाइल डक्ट इंटेस्टाइन में जहाँ खुलते हैं उस ओपनिंग को बोलते हैं एम्पुला। अच्छा। और वो उस ओपनिंग पे ही कैंसर होता है। अब उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उस ओपनिंग में जब वो ट्यूमर होता है तो बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट को। जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस एक ऐसा सिम्टम है जो कोई पेशेंट नेग्लेक्ट नहीं करता। जॉन्डिस होते ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए वो कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। और वो एज सच भी उस कैंसर की बायोलॉजी अच्छी है, मतलब ट्रीटमेंट किया होता है उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू पैनक्रियाटिक कैंसर। तो इंडिया में जो कॉमन है ज्यादा पैनक्रियास के एरिया में वो एम्पुलरी कैंसर है। इसकी सर्जरी तो बहुत बड़ी होती है, उसको विपल्स ऑपरेशन बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है और बहुत मेजर सर्जरी है। पर अगर वो सर्जरी से पेशेंट सक्सेसफुली निकल जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत अच्छा है। और इंडिया में एम्पुलरी कैंसर इज मोर कॉमन देन पैनक्रियाटिक कैंसर। ओके। क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए इस चीज़ से हमको बचना है? सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे हमको करना चाहिए? देखिए, बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा फोकस है, आई विल से कि आपकी डाइट, जीआई ट्रैक्ट कैंसर्स की बात करें तो जो 2 मेन चीज़ें हैं, डाइट और लाइफस्टाइल। तो अगर 4-5 चीज़ें अगर हम जो पॉइंट आउट कर सकते हैं, जो बचा सकते हैं, तो सबसे पहला तो कि अपनी बॉडी में आप टॉक्सिन्स डालो मत जो इंजरी कर रहे हैं। तो अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड रिच कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, ये चीजें जो अवॉइड करनी है। उसके बाद बात आता है कि क्या खाना चाहिए। तो फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, फाइबर्स, सोल्यूबल फाइबर्स है ना, मिलेट्स, ये अच्छे फूड आप खाएं।
तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये 3-4 चीजें हैं जो अगर हम जो लॉन्ग टर्म ओवर द लॉन्ग टर्म हम फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके मल्टीपल जीआई ट्रैक्ट कैंसर्स को कम करेंगे। ओके, फूड पाइप का जो कैंसर होता है जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो फूड पाइप के कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पहले तो होता कैसे है? फूड पाइप के कैंसर के अगेन इसके आप मानेंगे फूड पाइप में 2 तरह के कैंसर होते हैं, 2 मेजर कैंसर। एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक होता है एडिनोकार्सिनोमा। ये 2 टाइप है, हिस्टोलॉजी के टाइप्स हैं ये। हिस्टोलॉजी मतलब जो हम माइक्रोस्कोप में देख के बताते हैं ना भाई ये कैंसर है, कैंसर सेल के टाइप है ये, मान लीजिए। अच्छा, 2 तरह के कैंसर सेल होते हैं। तो जो इन दोनों के जो सबसे कॉमन कॉज है वो स्मोकिंग, टबैको एंड अल्कोहल। तो स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल इसमें बड़ा मेजरली डिफाइंड रिस्क फैक्टर्स है। ज्यादातर आप देखेंगे जो फूड पाइप कैंसर के पेशेंट है या वो तो स्मोकर होंगे या टबैको च्यूअर होंगे। अच्छा, दूसरा जो आपने पूछा था जिनको क्रॉनिक एसिडिटी रहती है, तीसरे पेशेंट वो होंगे उस कैटेगरी के। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग एंड क्रॉनिक एसिडिटी, क्रॉनिक एसिड हाइपरसिक्रेशन, ये मेजर कॉजेज हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बड़ा टिपिकल सिम्टम होता है। पेशेंट क्या कहेगा कि सर मैं पहले तो रोटी खा लेता था, अब मेरे से रोटी निकली नहीं आ रही, रोटी निकलने में दिक्कत हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई एक तरह से कि रोटी नहीं, सॉलिड्स निकलने में दिक्कत हो रही है। पर मान लीजिए पेशेंट ने उस सिम्टम को नेगलेक्ट किया तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो कहेगा मैं तो सिर्फ दाल पी पाता था, पतला दलिया खा पाता, धीरे धीरे वो दाल दलिया खाना भी बंद हो जाएगा। तो सेमी सॉलिड्स भी खाने बंद हो जाएंगे। एक तरह से सेकंड स्टेज ऑफ डिस्फेजिया, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ऑफ फूड। इस सिम्टम का साइंटिफिक नाम है डिस्फेजिया। फिर तीसरा सिम्टम आएगा कि सर मैं तो सिर्फ लिक्विड ले पाता हूँ, कि वो रास्ता जैसे फूड एक पाइप है उसमें ट्यूमर ग्रो करता जा रहा है, पाइप नैरो होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या वो सिर्फ लिक्विड, कि मैं सिर्फ पानी पी पा रहा हूँ, बाकी लेता तो उल्टी आ जाती है, खाई नहीं जा रहा, निकला ही नहीं जा रहा। लास्ट स्टेज हो जाती है कि पानी भी नहीं ले पा रहा हूँ, सिर्फ थूक निकल पा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, पानी पीते उल्टी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अब वही है कि पेशेंट यूजली क्या है, ये सब अलार्मिंग सिम्टम है, पेशेंट यूजली हॉस्पिटल आ जाता है, पर कोई पेशेंट मान लीजिए दूर रहता है, कहीं गांव में रहता है, पेरिफेरी में रहता है, वहाँ उसको लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ, चल रहा है। तो कई बार पेशेंट इस स्टेज तक भी आते हैं कि पानी भी नहीं पी पा रहे, बस वो पानी भी मुश्किल से ही निकल पा रहे हैं और वो फिर हमारे तक पहुँचते हैं। तो ये मेन सिम्टम्स ये होता है। उसके अलावा सिम्टम ये हो गया जो फूड पाइप की वजह से सिम्टम आते हैं। कुछ सिम्टम आते हैं फैलने के, मान लीजिए लंग में फैल गया तो खांसी होना। अच्छा, फूड का लंग में जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो लंग कैंसर लंग में फैल जाता है। या मान लीजिए गले में गांठों में आ गया तो आपकी आवाज भारी हो जाना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है और बहुत लास्ट स्टेज का सिम्टम है कि आपकी आवाज, उसको हम बोलते हैं होर्स पोटैटो वॉइस, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाना, एकदम भारी आवाज हो जाती है। क्योंकि जो हमारी वॉइस बॉक्स की नर्व होती है उस पे कंप्रेशन आ जाता है ट्यूमर की वजह से। जो आप समझ रहे हैं, जो हमारे वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स बोलते हैं उसको साइंटिफिक, उसमें हमारी आवाज और आपकी आवाज वो एक उसकी एक नर्व होती है जो उसको कंट्रोल करती है। उस पर अगर ट्यूमर उसको इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो फिर वो वॉइस खराब हो जाएगी आपकी। तो ये सारे लेट स्टेजेस के सिम्टम है। बैक एक होना, हड्डियों में फैल जाना, कुछ पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आते हैं कि हड्डी में दर्द हो रहा है, वो फूड पाइप में कैंसर है पर उनको दर्द हो रहा है रिब में, वहाँ पे ट्यूमर है या उसका फ्रैक्चर हो गया ट्यूमर के कारण। ये सब लेट स्टेजेस के सिम्टम्स है। अच्छा, तो इस तरह के सिम्टम्स तक आ सकते हैं। पर अगर मेन सिम्टम देखें फूड पाइप का, इज डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, कि खाना नहीं खाया जा रहा, तो यूजली जल्दी डायग्नोस हो जाता है। और अगेन इसके भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है। अप टू स्टेज 3 बहुत अच्छे क्योर रेट्स है, खत्म हो जाता है, खत्म ठीक हो जाता है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके। पर हमारे वो कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि ट्रीटमेंट को लोग लेके बहुत सारे लोगों के मन में ना डाउट भी रहते हैं या कैंसर को लेके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप इसको अच्छा बताएंगे कि नहीं, ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मैंने आयुर्वेद का बहुत बड़े है देश के, बहुत अच्छे, मैंने उनको किया है पॉडकास्ट, उन्होंने कहा था कि कीमोथेरेपी से जो है कैंसर ठीक नहीं होता बल्कि और हालात बिगड़ जाते हैं। ये सही है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया आजकल मल्टी मोडालिटीज का ट्रीटमेंट, और मैं 15-20 साल से कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। कितने पेशेंट्स मेरे सामने, कितने मतलब हजारों पेशेंट मेरे सामने कीमोथेरेपी से ठीक होकर चले गए, जो हमारे फॉलोअप में आ रहे हैं। ना ही उनको कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हुए, ना ही ऐसा हुआ कि उनकी बॉडी कुछ लॉन्ग टर्म खराब हो गई। डेफिनेटली कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 100% सेफ है, पर कुछ पेशेंट को साइड इफेक्ट्स आते हैं, उसमें से भी ज्यादातर साइड इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं। जब तक कीमोथेरेपी चल रही होती है साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है उनके साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, एंड ओवर द लॉन्ग टर्म उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ पेशेंट्स को डेफिनेटली बहुत सीवियर साइड इफेक्ट आते हैं, वो नहीं झेल पाते, तो नहीं झेल पाते तो हम कीमोथेरेपी उनकी बंद कर देते हैं। आप समझे, कीमो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ लग जाएगी, कीमो साइकिल्स में लगती है। तो मान लीजिए आपने एक साइकिल दिया, पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, फिर आप दूसरी देंगे, और हर साइकिल के बाद टेस्ट कराएंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, फिर तीसरी साइकिल देंगे। यूजली 6 से 7-8 साइकिल लगनी होती है पेशेंट को। तो ज्यादातर पेशेंट झेल जाते हैं। पेशेंट जो मरते हैं वो दे डोंट डाई बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, दे डाई बिकॉज ऑफ कैंसर। तो कैंसर कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कैंसर इतना एग्रेसिव है कि ठीक ही नहीं हो रहा है, या कैंसर उस स्टेज में आया है कि कीमोथेरेपी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर वो पेशेंट उसकी वजह से
पेशेंट को लॉस हो रहा है। अच्छा, आप देते हैं कीमोथेरेपी? हाँ जी, वो अच्छा, कीमोथेरेपी। होता क्या है मुझे थोड़ा बताइए। कीमोथेरेपी को अगर आसान भाषा में आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, वो दवाइयां हैं जो कैंसर सेल को जाके मारती है बॉडी के अंदर। क्या वो केवल कैंसर सेल को ही मारती है? हाँ, पर थोड़ा बहुत जरूर वो नॉर्मल सेल्स पे भी इफेक्ट आएगा उसका। अच्छा, तो वो इफेक्ट पर ऑब्वियसली जो दवाई बन के मार्केट में आई है, आप समझिए जो साइंटिफिकली अप्रूव हो गई है, वो वही दवाई है कि जो नॉर्मल सेल्स को एक लिमिट तक ही मार रही है और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी शरीर को। अच्छा, पर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसा आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन कम हो जाना, प्लेटलेट्स कम हो जाना, अच्छा, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाना, उसमें इन्फेक्शन। पर ये सब साइड इफेक्ट 10 से 20-30% पेशेंट्स में होते हैं, सब में नहीं होते। और होते भी है तो उनका भी इलाज वो भी रिवर्सिबल अच्छा, होता है। आप उसको फोकस, आप उसको अपनी मतलब उसमें निगरानी में रखते हैं कि ऐसा हो रहा है? हाँ जी, और क्या। जो मान लीजिए हम किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसका रेगुलरली ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उसके सिम्टम्स को मॉनिटर किया जाएगा, उनको हर हफ्ते ओपीडी बुलाया जाता है। तो जब तक उनकी कीमोथेरेपी चल रही है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलोअप में रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कीमोथेरेपी देने से पेशेंट खत्म हो जाता है। कितने दिन तक चलती है कीमोथेरेपी? अलग अलग है। जैसा मान लीजिए कोलोन कैंसर की देखेंगे तो कोलोन कैंसर की 6 महीने कीमोथेरेपी चलती है, 12 साइकिल लगती है। एक मान लीजिए एक पेशेंट का हमने कोलोन की सर्जरी करी, उसको स्टेज 2 या 3 का कैंसर आया। एक मिनट, आपने कहा सर्जरी, क्या कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले दी जाती है कि बाद में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा, ये अगेन इसमें बहुत रिसर्च हुई है इस टॉपिक पे। मेडिकल साइंस में बहुत रिसर्च हुई है, इतने सारे ट्रायल्स इसके ऊपर आए हैं। तो हर चीज का बड़ा डेफिनेशन है। जैसे आप माने इसोफेगस कैंसर में देखा गया पहले कीमोथेरेपी, उसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी विच इज गिवन बिफोर सर्जरी, तो पहले दी जाती है। अच्छा, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट है, उसमें कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। उसके पेशेंट सर्जरी कराते हैं और जैसा आपको बताया मैंने। तो अगर मान लीजिए कीमोथेरेपी दे रहे हैं और वो कैंसर शायद मर रहे हैं, उससे ठीक हो गया तो फिर वो सर्जरी की जरूरत नहीं है तो नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जो न्यू एडजुवेंट प्रोटोकॉल है कीमोथेरेपी की जो पहले दी जा रही है, उसमें वो ट्यूमर को श्रिंक करते हैं, अच्छा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर खत्म नहीं करते। तो इसलिए सर्जरी तो स्टिल रिमेन्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ज्यादातर कैंसर में सर्जरी होनी है। अगर मतलब जीआई ट्रैक्ट कैंसर की बात करें तो ज्यादातर में सर्जरी होनी है। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो कीमोथेरेपी से पूरे खत्म होते हैं, जैसे लिम्फोमा एक तरह का कैंसर होता है जो जीआई ट्रैक्ट में भी होता है, स्टमक में, वो कीमोथेरेपी से ही पूरा क्योर हो जाता है। उसमें हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। पर काफी पेशेंट में कीमोथेरेपी में सर्जरी के बाद देनी होती है। जैसे कोलोन कैंसर, उसमें कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद दी जाती है। तो सर्जरी के 3-4 हफ्ते में पेशेंट रिकवर हुआ, फिर उसको 12 साइकिल कीमोथेरेपी लगनी है। हर 15 दिन में एक साइकिल लगती है, तो 6 महीने में कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है। और उस 6 महीने में 70 से 80% पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से टॉलरेट कर जाते हैं। तो ये कहना, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यही सबसे बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में। कीमोथेरेपी के नाम से लोग एकदम डर जाते हैं। जी, पूछ रहा हूँ मैं। तो वो क्या करेंगे, सर्जरी करा लेंगे। मान लीजिए स्टेज 3 कोलोन कैंसर है, अब वो कहेंगे सर कीमो तो हम लगाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार समझाना इतना मुश्किल हो जाता है, कई बार बिल्कुल नहीं मानते। जैसे हमारी सोसाइटी में पहले कीमो लगाऊंगा तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। और जो पर कीमो इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। वो एक क्योरेबल बीमारी, जिससे, क्योंकि मान लीजिए जो पेशेंट स्टेज 3 कोलोन कैंसर का कीमो नहीं लगवाएगा तो उसको वापस आने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा, और वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेगा तो वो ऑलमोस्ट क्योर हो जाएगा, उसके वापस आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 70% पेशेंट्स को कोई मेजर दिक्कत नहीं होती। अगर मान लीजिए उनका हार्ट ठीक है, उनको ऐसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है पहले से, और वो थोड़े से यंग एज में 40-50 साल के पेशेंट है, तो वो आराम से झेल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। झेल जाने का मतलब पेनफुल होती है? नहीं, झेल जाने का मतलब कि उनको कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। पेनफुल तो होती नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि कीमोथेरेपी मान लीजिए किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कीमोथेरेपी हुई है। क्या आप बाय ओरल देते हैं या बाय? वो ओरल, आजकल ओरल भी हैं ऑप्शंस, पर ज्यादातर कीमोथेरेपी आईवी दवाई की तरह दी जाती है। तो मैं आपको अगर आम भाषा में बताऊं, पेशेंट को कैसा लगेगा, जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ना किसी, कीमोथेरेपी वैसे होती है। तो ना उसको कोई पेन होगा, ना उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे ग्लूकोज चढ़ता है आपको पता चलता है, ग्लूकोज तो लाइफ में कभी ना किसी को चढ़ ही जाता है, तो उसी की तरह होता है, कोई पेन नहीं होता है उसमें। तो ये बहुत बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है। आज से 50 साल पहले जब कीमोथेरेपी शुरू में आई थी, कुछ कीमोथेरेपी दवाइयों में ऐसा होता था कि जब वो चढ़ती थी तो पेन होता था। अच्छा, आजकल तो कोई भी ऐसी कीमोथेरेपी की दवाई नहीं जिसको चढ़ता। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कीमोथेरेपी देते हैं तो बाल पूरे आदमी जो गंजा हो जाता है। जो भी गंजा आदमी मेरे को ये दिखता है कि वो एक ड्रेस में है, जिसमें जैसी आप एडमिट करते हो पेशेंट को, उसको एक ड्रेस आप पहनाते हो और वो गंजा है, तो दिमाग में आता है कैंसर का पेशेंट है, डेफिनेटली, है ना। तो कुछ दवाइयों से, जैसा हमें कोलोन कैंसर की बात करूं, कोलोन कैंसर की जो कीमोथेरेपी है उससे किसी के बाल नहीं उठते। तो ये भी स्पेसिफिक दवाइयां हैं 3-4 जिनसे बाल उठते हैं, और ये भी रिवर्सिबल होता है। जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा बाल वापस आ जाएंगे। और क्या क्या हो सकता है ऐसा कि जैसे मतलब साइड इफेक्ट, और क्या जो अगर आप सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सीरियस साइड, जैसे हम कोलोन कैंसर कीमोथेरेपी के मैं आपको सीरियस साइड इफेक्ट्स बताऊं तो एक साइड इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब हाथ पांव की नसें
थोड़ी सी परमानेंटली डैमेज होती है, जैसे डायबिटीज में होती है, तो उन पेशेंट को हाथ पाँव में झंझनाहट सी होना, तो 20 से 30% पेशेंट में ये झंझनाहट लॉन्ग टर्म हो सकती है। तो उनको ना हमेशा लगता है, ऑल्दो उनकी जैसे फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चलने फिरने में, काम करने में, पर उनको एक झंझनाहट सी महसूस होती है। इमीडिएटली देखें तो कुछ पेशेंट्स को कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाती है कि हार्ट का फंक्शन बिल्कुल ही खराब हो जाना, उनमें हमें कीमोथेरेपी बंद ही करनी पड़ती है। तो ये एक सीरियस साइड इफेक्ट है। तीसरा सीरियस साइड इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेशन। तो आपको मैं बताऊं, जो सबसे ज्यादा कीमोथेरेपी इफेक्ट करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है, वो हमारे बोन मैरो के सेल्स, जहां हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं। तो पेशेंट की इम्यूनिटी लो, किस पेशेंट में कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि वो इन्फेक्शन और डेथ का भी कारण बन जाती है। कुछ बिल्कुल कम परसेंट में, 5 to 10% पेशेंट्स में, तो वो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये बाल उड़ना, वॉमिटिंग होना, ये तो बड़े माइनर साइड इफेक्ट्स हैं एक्चुअली, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं वो ये वाले हैं। तो उसी के लिए जब हम कीमोथेरेपी देते हैं, हर पेशेंट का सीबीसी, लिवर फंक्शन हम बहुत रेगुलर इंटरवल्स में मॉनिटर करते हैं। तो ये है एक्चुअली सीरियस इफेक्ट, जो लोगों को पता भी नहीं है। और लोगों को जो पता है, या जो मार्केट में लोगों को मतलब ना हमारे उस सोसाइटी में फैलाया गया कि बैठ ही नहीं पाएगा पेशेंट, तो कुछ भी नहीं होगा, कीमोथेरेपी का तो शरीर खत्म हो जाएगा, ये सब मिथ है। ये सब हमारे को अपनी सोसाइटी से, अगर आप देखें ना, इस हेल्थ पॉडकास्ट का कोई सबसे मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, तो 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये हो गया कीमोथेरेपी, दूसरा लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं। कुछ पेशेंट्स को आता है कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि मतलब बायोप्सी का पहली बात तो मैं मतलब पूछूंगा कि उसमें आप करते क्या हो, क्योंकि कुछ जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर कैंसर है, कैंसर मतलब वही जैसे बोला कि अनकंडीशनल ग्रोथ हो रही है उसकी, कोई रुक ही नहीं रहा है, और उसको एक झिल्ली बना के शरीर उसको बंद कर लेता है। लेकिन ये डॉक्टर क्या करते हैं एलोपैथिक वाले, ये वो बोले, मैं नहीं बोल रहा, बायोप्सी से उसको छेड़ देते हैं, जिससे वो अनकंट्रोल हो जाता है और उससे हो सकता है कि वो फिर और ज्यादा फैले। देखिए, ये तो अगेन मैं बताऊंगा ना, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसको आप अगर मैं अपने ही खाली एक्सपीरियंस, तो मैं कम से कम 5,000 पेशेंट्स की मैं बायोप्सी अपने सामने करवा चुका हूँ, और वो ठीक हो के घर जा चुके हैं, और वो डेली लाइफ में बढ़िया जी रहे हैं। मैं 5,000 पेशेंट आपको ऐसे बता सकता हूँ। तो पहले बात करते हैं बायोप्सी होता क्या। बायोप्सी का मतलब है, मान लीजिए जैसे किसी कोई पेशेंट आया, उसने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको फूड पाइप में रुकावट है, तो हम सबसे पहले एंडोस्कोपी करते हैं, देखने के लिए कहाँ रुकावट है, कारण क्या है। एंडोस्कोपी में हमें दिखा भी गांठ है, गांठ है, कोई अल्सर बना हुआ है उसको फूड पाइप के अंदर, तो अब हमें कंफर्म करना है कि ये कैंसर है कि नहीं। तो जो भी कैंसर का डायग्नोसिस है वो हिस्टोपैथोलॉजी पे होता है। हिस्टोपैथोलॉजी अगर आम भाषा में बोले, माइक्रोस्कोप में उन सेल्स को देखना होता है हमें कि नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है। तो वो कैसे देखोगे, तो उसके लिए एक अंदर छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, तो वो एंडोस्कोप के अंदर ही बायोप्सी फोर्सेप होता है। या मान लीजिए कहीं और गांठ है, पेट के अंदर है, तो हम वो सुई डाल के ले लेते हैं, या लैट्रिन के रास्ते में तो नीचे से दूरबीन डाल के लेते हैं। अलग अलग तरीके हैं बायोप्सी लेने के, पर मेन कंसेप्ट ये है कि उसका एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा मतलब 1 to 2 mm का टुकड़ा, वो लिया जाता है। उसको फिर प्रोसेस करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि इसके अंदर कैंसर सेल्स है कि नहीं है, तो कौन से टाइप के हैं, उससे फिर वो कैंसर का डायग्नोसिस होता है। तो बायोप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्नोसिस का, और इसमें इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतने मेडिकल रिसर्च हो चुकी है, किसी भी पेशेंट का कैंसर बायोप्सी करने से फैलता नहीं है कोई। और 2-3 एक स्पेसिफिक कैंसर हैं जो बायोप्सी करने से जिनके फैलने का चांस होता है, वो भी लेस देन 1%, उनमें हम बायोप्सी करते नहीं। तो वो जैसे ओवेरियन कैंसर, ओवरी कैंसर। अच्छा, ओवरी कैंसर अगर आप करेंगे तो आप कोई भी देखेंगे, डॉक्टर यूजुअली ओवरी कैंसर बायोप्सी नहीं करते। पर मान लीजिए ऑलरेडी फैला हुआ है, स्टेज 4 है, तो फिर बायोप्सी करनी पड़ती है उसको प्रूव करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। या गॉल ब्लैडर कैंसर में यूजुअली हम बायोप्सी नहीं करते, उसमें एक लेस देन 1% है वो भी चांस फैलने। तो हम उसमें आजकल और भी टेक्निक्स आ गई है, तो अगर वो फैलने का टाइम, मैं चांस बताता हूँ कैसे। मान लीजिए बायोप्सी आप यहाँ से सुई डाल के कर रहे हैं, तो जो ये ट्रैक्ट है ना बायोप्सी का, इसमें फैलने का चांस होता है, वो भी 100 में से 1 को। अच्छा, तो उसकी भी आजकल टेक्निक है, हम एंडोस्कोपी से ले लेते हैं। गॉल ब्लैडर की भी बायोप्सी हम यहाँ से दूरबीन डाल के और अंदर पेट के थ्रू एक सुई डाल के बायोप्सी ले लेते हैं, तो उसको वो भी फैलने का रिस्क नहीं रहता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल श्योरली कह सकता हूँ, बायोप्सी करने से कहीं भी किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं फैलता। और मान लीजिए ओरल कैंसर होते हैं जो तंबाकू खाने से आपने देखा होगा कि हाँ गंदी सी गांठ बन गई है, तो उसका सबसे पहला पार्ट ट्रीटमेंट का बायोप्सी लेना है। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेके लेते हैं, और कितने पेशेंट उससे ठीक हो गए हैं हमारे सामने, मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों पेशेंट रोज ठीक हो रहे हैं जो बायोप्सी लेते हैं, फिर इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो बायोप्सी करने से, और वो जो कॉन्सेप्ट है झिल्ली, ये सब बिल्कुल गलत है, कोई बॉडी इसको कवर नहीं करती, वो झिल्ली और ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक पूरा ट्यूमर टिश्यू बन गया, उस टिश्यू में से आप बस 1-2 mm का पार्ट ले रहे हो, तो बाकी टिश्यू को कोई कुछ नहीं होना है, उसकी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो फैलेगा ना उसमें होगा। बायोप्सी में अगर कोई रिस्क है थोड़ा सा भी जो रिस्क है, इट इज ओनली अबाउट ब्लीडिंग, कि आपने जब ट्यूमर से बायोप्सी लोगे थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है वहां से, वो भी बहुत माइल्ड होती है, 99% केसेस में अपने आप रुक जाती है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती।
इसके अलावा बायोप्सी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और काफी पेशेंट बायोप्सी ही के स्टेज पे ही ट्रीटमेंट में रुक जाते हैं, जबकि वो सबसे अर्ली स्टेज है, वो बायोप्सी नहीं कराते ऐसे, जैसे मिथ आपने बताया, ऐसे फैले हुए सोसाइटी में, और कुछ लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बायोप्सी का मतलब है जहाँ पे कैंसर है वहां से एक छोटा सा पार्ट लेके उसको निकाल के माइक्रोस्कोप उसको जांच करना, एग्जैक्टली, ये बायोप्सी होती और है। वो पूरे ट्रीटमेंट का बेसिस है। हाँ, तो पता तो लगे क्या है क्या नहीं। तभी तो ट्रीटमेंट करेंगे ना। जैसे मैंने बताया, इस वजह से 2 टाइप के कैंसर है, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा किस टाइप का कैंसर है, आप कैसे ट्रीटमेंट दोगे। और आजकल तो बायोप्सी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बायोप्सी के अंदर आजकल तो हमारे जेनेटिक स्टडीज भी आ गई है। आपने देखा होगा कैंसर जीनोम हम चेक करते हैं, उस पूरे कैंसर में मान लीजिए 100 जीन्स हैं जो उस कैंसर को बनाते हैं। आजकल इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है, उसी बायोप्सी के सैंपल में हम वो जेनेटिक एनालिसिस कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है ये 3 जीन हैं जो इस ट्यूमर में ऑल्टर हो गए हैं, और उसकी अलग अलग दवाइयां हैं। तो उसको बोलते हैं ना पेशेंट गाइडेड ट्रीटमेंट, एकदम जीनोम गाइडेड ट्रीटमेंट। ओके, तो वो सब बायोप्सी बेस्ड ही है। तो बायोप्सी नहीं कराएगा पेशेंट तो कैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा। ओके, तो उससे ये पता कि कौन सा जीन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर आप उसकी दवाई भी, उस जीन पे फिर आप काम करते हैं। उस जीन की अलग से ऑलरेडी मेडिसिन है, अलग अलग जीन की, भाई ये, तो उसके हिसाब से उसको दवाई, इम्यूनोथेरेपी को गाइड करने के लिए, ये इम्यूनोथेरेपी आपने सुना होगा, वो गाइड करने के लिए ये सब चीजें यूज की जाती है। तो ये सब तो बायोप्सी से ही होगा। तो बायोप्सी ना कराना तो एक वो है कि आपने सोच लिया मैं ट्रीटमेंट ही नहीं कराऊंगा। हाँ, और मैं आपको बहुत श्योरली कह रहा हूँ, बायोप्सी करने से कोई कैंसर नहीं फैलता है, ना ही ऐसा कुछ पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट होता है। बायोप्सी ना करने के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, पेशेंट का कई बार ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। आई हैव सीन पेशेंट जिन्होंने सिर्फ कि हम तो बायोप्सी वगैरह कुछ नहीं कराएंगे जी, आप वैसे ही कर दो। अच्छा, आपके पास आते होंगे ऐसे पेशेंट जो बोलते हैं मैं नहीं कराऊंगा अभी आप बायोप्सी, क्योंकि सर बायोप्सी करने से फैलते, हमें काउंसलिंग पर यूजुअली मैंने देखा, अगर पेशेंट हम तक पहुंच जाता है तो काउंसलिंग से उनको समझ आ जाता है, दे एग्री। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने फिर कराया ही नहीं। वो सब पेशेंट जाते थे, समझ जाते हैं। ओके। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आप कैंसर, हालांकि आप जीआई जो ट्रैक का जो कैंसर है उसके स्पेशलिस्ट है, बट मैं एक छोटी सी अवेयरनेस के लिए पूछ रहा हूँ, सबसे डेंजर कैंसर ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? अगर आप सबसे डेंजर, देखिए ह्यूमन बॉडी के लिए तो अगर एक बॉडी में कोई भी कैंसर होगा उसके लिए तो वो डेंजरस ही है। आप समझ रहे हैं, एक पेशेंट को कोई भी कैंसर हो गया तो डेंजरस ही है। तो इसलिए हम कैंसर को हम ज्यादा दिन डेंजरस, जो एक मेडिकल साइंस देखता है वो कैंसर का देखता है कि कितनी डेथ इस कैंसर की वजह से हो रही है सोसाइटी में। तो वैसे देखें तो अगर आप, तो उसके अलग अलग डेटा है अलग अलग कंट्रीज के, तो उस हिसाब से देखें तो लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ इसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो कैंसर, एक कैंसर को ऐसे बहुत डेंजरस नहीं बोल सकते, वो कौन सी स्टेज में पेशेंट में पकड़ा गया है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हाँ, जैसे आप जीआई ट्रैक्ट में पूछे तो आई वुड से गॉलब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक कैंसर आर द मोस्ट डेंजरस कैंसर। मोस्ट डेंजरस किस सेंस में कि वो किसी भी स्टेज में पकड़े जाए तो उनके वापस आने का चांस और बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छे कैंसर्स में कोलोन कैंसर है जो क्योर रेट अच्छा है, क्योर रेट हाई है, फूड पाइप का कैंसर जिसका क्योर रेट ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ, पर एक किसी कैंसर को पिन पॉइंट करना कि बहुत डेंजरस है ऐसा कहना मुश्किल है। आप तो दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में आपको क्या लगता है, डेली आप बहुत सारे पेशेंट को भी देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या निकल के आ रही है जीआई ट्रैक में? देखिए दिल्ली, अगर आप कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो दिल्ली में एक बायस है, दिल्ली एक रेफरल सेंटर है। आप समझे, हरियाणा का पेशेंट भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है। तो दिल्ली में, और मैं एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर में काम करता हूँ, तो वहाँ की जो वो है रेफरल पैटर्न, उसको आप सोसाइटी का पैटर्न नहीं मान सकते। आप समझ रहे हैं, वो रेफरल बायस बोलते हैं वो तो वहाँ तो हर तरह का पेशेंट रेफर हो रहा है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड टाइप का हम पॉपुलेशन देखते हैं। पर ऐसे इसलिए ये कहना कि दिल्ली में जो आता है ना पेशेंट, हर तरफ से आता है। आपके पास मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी आ रही है फिलहाल आज के दौर में? कैंसर का पूछ रहे हैं आप या कि इन जनरल जीआई ट्रैक्ट? जो भी आप ट्रीट करते हैं। जो मैं ट्रीट करता हूँ हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन है कोलोन कैंसर, गॉलब्लैडर कैंसर और फूड पाइप कैंसर। ये कैंसर हमारे पास कॉमनली आते हैं ज्यादा, मोस्टली। ओके, तो पेशेंट आपका दिल्ली का भी है, हरियाणा का भी है, यूपी का भी है? बिल्कुल। ओके सर, कुछ मिथ्स है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये मिथ्स है या फिर ये फैक्ट है कि जैसे कि मैंने बोला कि जो हाइपर एसिडिटी होती है या जो गैस होती है, क्या ये एक साइन हो सकता है आपके कैंसर का जीआई ट्रैक्ट के? नहीं, यूजली नहीं, हर पेशेंट में नहीं, पर किसी को अगर लंबे टाइम से है, बहुत क्रॉनिक है, उसको डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। पर ऐसा नहीं कह सकते कि हाइपर एसिडिटी है तो कैंसर का साइन है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है।
ओके किसी को स्पाइसी फूड खाने का बहुत मन होता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पाइसी क्या ज़्यादा स्पाइसी खाने से भी फूड ट्रैक कैंसर या जीआई ट्रैक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ, जैसे मतलब अगेन वही बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है ये कि हम कहेंगे स्पाइसी, पर स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी बढ़ेगी, अलग हेल्थ प्रॉब्लम की अलग बात है। कैंसर से ऐसा कोई बहुत रिलेशन नहीं है, कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है स्पाइसी फूड का। ओके स्टमक कैंसर से, किसी कैंसर से नहीं। अक्सर बहुत सारी रील्स वगैरह या क्लिप्स वगैरह जो है वो वायरल होती है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कि घर बैठे बैठे आप होम रेमेडीज से भी अपने कैंसर के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं या कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भी आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं। तो क्या हर्बल रेमेडीज से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है? देखिए अगेन ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ना, ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। हाँ। तो हर्बल रेमेडीज का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरा ये है कि ना उनका कोई साइंटिफिक, मतलब अब ये कहना कि ना हम ट्रीटमेंट घर पे बैठ के कर लेंगे, ये बहुत ही बड़ा पेशेंट के लिए नुकसान हो सकता है इससे। जो पेशेंट क्योरेबल स्टेज में है, हमने देखे ऐसे पेशेंट जो क्योरेबल स्टेज में थे और वो कुछ अपना ही ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर रहे थे, और स्टेज 2 जब उनका डायग्नोसिस होता है, जैसे वो कई बार क्या होता है हमसे डायग्नोसिस करा लेते हैं एंड दे थिंक कि हम अपने आप ही ट्रीट कर लेंगे। अच्छा। और फिर वो आते नहीं ट्रीटमेंट के लिए एंड दे कम बैक इन स्टेज 4। तो ऐसे और ऐसे एक नहीं है इंडिया में, आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट हमारी ओपीडी में अगर 10 में से 2 पेशेंट जरूर ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट डिले कर दिया और वो उनका कैंसर एडवांस हो गया, और जब वो क्योरेबल स्टेज में आए थे हमारे पास और फिर वो इनक्योरेबल स्टेज में आ जाते हैं। तो ये अगेन बहुत गलत धारणा है। तो अब मैं तो यही कहूँगा बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट कि जब भी अगर आप कैंसर जैसी बीमारी हो गई है तो उसको प्लीज किसी भी घरेलू ट्रीटमेंट के भरोसे मत छोड़िए, जाके डॉक्टर से मिलिए, अपना प्रॉपर इलाज कराइए। ओके अच्छा, एक पेशेंट को अगर वो अपना कैंसर का इलाज कराने के लिए जा रहा है किसी डॉक्टर के पास, तो उसको डॉक्टर से क्या सवाल करने चाहिए कि ताकि वो संतुष्ट हो जाए कि मैं एक अच्छे हाथों में हूँ, किसी गलत हाथों में नहीं हूँ मैं? क्या ऐसा कोई सवाल है जो पेशेंट को अपने डॉक्टर से करना चाहिए, पूछना चाहिए? देखिए डॉक्टर से जो पेशेंट सवाल कर सकता है वो अपनी पहले तो बीमारी के बारे में पूछ सकता है कि सर मेरे को क्या बीमारी है, इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराए जाएंगे। टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद वो पूछ सकता है सर मेरी क्या स्टेज है, इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और उसमें उनके सक्सेस रेट के चांसेस क्या है। तो पेशेंट डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट बताएगा, प्रोटोकॉल बताएगा, उसके हिसाब से वो उनको सक्सेस रेट बताएगा। डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए तो आई थिंक आजकल बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया और ये सब है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है कि पेशेंट के लिए जो काम करता है वो है वर्ड ऑफ माउथ रेफरल, कि किसी ने उनसे, उनके जानकार ने किसी से ट्रीटमेंट कराया, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यही एक तरीका पता करने का। ऐसे वो डॉक्टर से तो खैर बात करके तो किसी इसमें जज नहीं कर पाएगा, पर उनके लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं कि वो अपनी ट्रीटमेंट के बारे में, अपने डायग्नोसिस के बारे में, अपनी स्टेजिंग के बारे में डॉक्टर से बात करें, और डॉक्टर उनको किस क्लैरिटी से बता रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, आई थिंक उससे वो जज कर सकते हैं। सर एआई आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या एआई आने के बाद में, एआई से कुछ आपके मशीनें भी बहुत एडवांस हुई होगी, एआई आने के बाद में जो है कैंसर ट्रीटमेंट में, खासकर आपका जो विभाग है जीआई ट्रैक कैंसर, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है? डेफिनेटली एआई हमारे जो कैंसर ट्रीटमेंट अब कई जगह रोल प्ले कर रहा है। तो अगर मैं कौन जैसे डायग्नोसिस है, तो जैसे सिटी स्कैन्स और हमारी मशीन है, उनमें आजकल एआई मॉडल्स आ गए हैं जो आपकी सिटी स्कैन और उनको ह्यूमन से ज़्यादा बेटर रीड कर लेंगे। और तो बहुत स्पेसिफिकली अभी तक ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, बट इस पे काम हो रहा है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ड्रग्स की इम्यूनोथेरेपी और जो जेनेटिक जो ड्रग्स का डायग्नोसिस होता है जीनोम का, वो सारा एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से ही होता है। अच्छा। तो ऐसे कई जगहों पे एआई धीरे धीरे आ रहा है। रोबोटिक सर्जरी में जो है वो एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज आई थी कि चाइना में एक रोबोट से विदाउट अ सर्जन रोबोट ने सर्जरी कर दी। तो वो दैट वाज बिकॉज ऑफ एआई इंटीग्रेशन, कि वो धीरे धीरे रोबोट सर्जरी के स्टेप्स लर्न कर लेगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ रहे हैं और कुछ चीज़ों में ऑलरेडी बहुत बेनिफिट एआई का देखा गया है। डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग अस इन एडवांसिंग द ट्रीटमेंट। ओके तो सर जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स जो जीआई ट्रैक कैंसर के बारे में हो, और क्या सलाह आप देना चाहेंगे जो लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि उनको हेल्प मिले अपनी जीआई ट्रैक को हेल्दी रखने में? सो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईट अ हेल्दी डाइट और लिव अ एक्टिव लाइफ। जरूर अपनी लाइफ में आप कोई ना कोई एक्सरसाइज आपकी लाइफ में 40 to 50 मिनट्स डेली होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रनिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, जो आपको पसंद है, जिम हो। और अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, टबैको, प्रोसेस्ड फूड। फूड जो खाएं पैक्ड प्रोसेस्ड फूड की जगह फ्रेश होम कुक्ड मील वो खाएं। तो ये हो गया प्रिवेंशन का पार्ट जी। भगवान न करे किसी को कैंसर हो ही गया तो उसमें मैं कहूँगा कि उसको फिर नेग्लेक्ट ना कीजिए। मीट अ स्पेशलिस्ट,
ट्रीटमेंट को डॉक्टर से समझिए, ट्रीटमेंट से डरिए मत। इनफैक्ट मैं अपने मेरा जो खुद का चैनल है मैं उस पे इसी पे मैं सारी रील्स बनाता हूँ कि आप ट्रीटमेंट से डरिए मत, मिथ से थोड़ा दूर रहिए कि ना किसी ने बोल दिया बायोप्सी तो करानी नहीं, हॉस्पिटल जाएगा कीमोथेरेपी कराएगा तो वहीं रह जाएगा, कभी उठेगा नहीं, सर्जरी करा ली तो जीवन खत्म हो जाएगा। इस तरह के भ्रम से बचिए। आप इसका तरीका क्या है बचने का, मैं इसका तरीका बताऊंगा। जिन पेशेंट ने कैंसर ट्रीटमेंट करा लिया उनसे जाके मिलिए, जो इससे गुजर चुके हैं उनसे जाके बात कीजिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, हाँ यार हमने कराया था, हम तो सब कुछ ठीक रहा, 3-6 महीने में ट्रीटमेंट करा के हॉस्पिटल से घर आ गए। आपको 70 एज के पेशेंट मिल जाएंगे जो आराम से कैंसर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी करा के और 5 साल से बढ़िया लाइफ जी रहे। तो टॉक टू दोज पेशेंट्स। अगर आपको अगर ऐसा एक्सेस मिल जाता है या कोई पेशेंट या आपके डॉक्टर ही आपको मिलवा देंगे जो पेशेंट ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उनसे बात करिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ। किसी भी मिथ्स को फॉलो मत कीजिए। किसी भी रेपुटेड बड़े हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं कैंसर सेंटर में, वहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं आई एम वेरी श्योर कि वो आपको सही गाइड करेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं कि हम किससे लगे हैं। जी जी। तो ये दैट विल बी माय एडवाइस। डोंट, खासकर ये घर पे बैठ के ट्रीटमेंट करने वाले को तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काफ़ी अच्छी चर्चा थी और आप लोगों को भी जीआई ट्रैक्ट जैसे कि सर ने बताया कि आपका जो फूड पाइप्स होता है, आपका लीवर होता है, आपका कॉलोन होता है, उसमें कैंसर किस तरीके से फैल सकता है, आपका पैनक्रियाटिक जो कैंसर है कितना ज़्यादा ये क्या खतरनाक आपके लिए हो सकता है, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। और जो भी सर ने टिप्स खास करके बताए हैं कि आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिए और बायोप्सी से डरिए मत, क्योंकि बायोप्सी एक तरीका है कि आपको सच में कैंसर है कि नहीं है तो किस स्टेज का है। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया पे गलत अवधारणाएं अक्सर घूमती रहती है, मेरा भी यही मोटिव रहता है कि मैं उनको तोड़ूं। ठीक है, तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अभिषेक सर से और जीआई ट्रैक्ट कैंसर के बारे में या जो इनकी एक्सपर्टीज है उसमें आप और क्या जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, सर पढ़ के उसका जवाब जरूर आपको देंगे। सब बहुत बहुत धन्यवाद।